वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी 07 में बहुत बहुत स्वागत है तथा आप सभी दर्शकों का जो मैंने वादा किया था कि बिहार एसएससी तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम संबंधी जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे आने वाली परीक्षाओं की, उससे संबंधित मैं विषय वस्तु लेकर के आपके पास उपस्थित होऊंगा। और इसी सिलसिले में आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा का विषय है कि बिहार एसएससी तथा सक्षमता परीक्षा के लिए विज्ञान का पेपर आप कैसे तैयारी करेंगे, विज्ञान के पेपर की तैयारी कैसे होगी। वीडियो को पूरा शुरू से आखिरी तक देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो अच्छा कहिएगा, सुझाव हो तो वह भी बताइएगा कि और आपकी क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके पास लेकर के उपस्थित होऊंगा। और वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद अच्छा लगे तो उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ जो भी बिहार एसएससी सक्षमता परीक्षा या अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बायोलॉजी का पेपर, जो विज्ञान का पेपर जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से हमारे इस विषय वस्तु से उनका लाभ होगा। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर होता है, हम सभी जानते हैं, सजीव जगत। सजीव जगत को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक एक टॉपिक जो आपकी सिलेबस का है, आपके पास मैंने सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस पहले से हमारे इस चैनल पर हमारे इस सक्षमता परीक्षा तथा बिहार एसएससी को लेकर के जो मैंने सिलेबस डाला हुआ है उसे आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जीव की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख सिद्धांत क्या है। जैसा मैंने अभी कहा कि यह बायोलॉजी का पेपर है जिसमें सबसे पहला टॉपिक है सजीव जगत। तो सजीव को जीव से साथ ही जोड़ा जाता है। तो जीव यदि जीवित है, सजीव है, तो उसे हम उसमें प्राण है या अन्य जो शर्तें हैं उन सभी बातों को लेकर के इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कहा गया है कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके प्रति प्रारंभ से ही मनुष्य की जिज्ञासा रही है। प्राचीन काल से अब तक विभिन्न संकल्पनाएं तथा विचार प्रस्तुत किए गए हैं जो कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। तो इस प्रकार आपने देखा है कि इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। इस पर लेकर के हम सबों के मन में, जो भी पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं और वह विषय वस्तु को पकड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। हमारे वैज्ञानिकों ने भी प्रयास किया है और कर रहे हैं और उसे हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या कहा गया, इनमें से कुछ संकल्पनाएं एक सीमा तक वैज्ञानिक रूप से जीवन की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया को समझने में सफल रही तथा कुछ असफल रही। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि क्या कहा गया है कि जीवन की उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया को समझाने में सफल रही तथा कुछ असफल रही। ऐसे प्रमुख संकल्पनाएं एवं सिद्धांत इस प्रकार से आपको आगे दिए जा रहे हैं। आगे आप देखिएगा क्या कहा जा रहा है। पहला स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद मतलब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस। यह एक प्राचीन संकल्पना है जिसके अनुसार सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से संभव हुई है। स्वतः जननवाद अर्थात खुद ब खुद जन्म हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं स्वतः जननवाद। यह स्वतः जनन, स्वतः मतलब खुद ब खुद वाली बात होती है, और जननवाद मतलब आप जानते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अर्थात नए जीव का जनन होना, नए जीव की उत्पत्ति होना को हम जननवाद कहते हैं। यह एक प्राचीन संकल्पना है यानी कि सोच है जिसके अनुसार सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से संभव हुई है। यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको पेन से अंडरलाइन किया हुआ है कि सजीव की जो उत्पत्ति हुई है वह निर्जीव से हुई है, लेकिन यह कैसे हुई यह भी ध्यान देने की बात है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक एवं विद्वान अरस्तु ने स्वतः जननवाद के समर्थक थे। देखिए यहाँ पर आपके पास दो प्रश्न बन रहा है। पहला प्रश्न यह बनता है कि यूनानी दार्शनिक, आपसे प्रश्न यह बनेगा कि अरस्तु कौन थे और कहाँ के विद्वान थे। तो इसका आपका यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि प्राचीन यूनानी दार्शनिक कौन थे, अरस्तु थे। आपका प्रश्न कभी कभी आता है परीक्षा में कि अरस्तु कौन थे और कहाँ के थे, तो आपको इस बात का जवाब देना होगा, ध्यान रखना होगा कि अरस्तु कौन थे, तो यह यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु कौन थे, तो यह यूनान के रहने वाले थे और उन्होंने स्वतः जननवाद के समर्थक थे। अतः स्वतः जननवाद के समर्थकों का मानना था कि धूल से मक्खियाँ, ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप यहाँ आपको बताया जा रहा है, धूल से मक्खियाँ और ओस तथा सड़े हुए मांस के कीड़े तथा तालाब में कीचड़ों की
एवं बालू से मछलियों की उत्पत्ति होती है। देख लीजिए कैसे कैसे यहाँ पर उत्पत्ति बताई, अर्थात धूल कण जहाँ रहेगा, गंदगी जहाँ रहेगी, वहाँ पर मक्खी उत्पन्न होते हैं। ओस तथा सड़े हुए मांस रहेंगे, ओस तथा सड़े हुए मांस। ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो निर्जीव से कैसे सजीव की उत्पत्ति होती है। ओस में सड़े हुए मांस को रख देने से कीड़े, अर्थात कहीं पर आप देखिएगा कोई डेड बॉडी होता है, मर जाता है, वहाँ पर कीड़े कैसे उत्पन्न होते हैं, जबकि वो डेड बॉडी है, मरी हुई निर्जीव वस्तु है, इसी बात को कहा गया है। तथा तालाब के कीचड़ एवं बालू से मछलियाँ उत्पन्न होती है। यह भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब नदी का पानी सूख जाता है तो उसमें कोई जीव नहीं रहता, परंतु उसी माफ़ करिएगा, तालाब में यदि सूख जाता है तो वहाँ कोई न आपको मेढक दिखता है और ना ही वहाँ पर मछलियाँ दिखती हैं। लेकिन जैसे ही उस छोटे से तालाब में अगर पानी की उत्पत्ति कहीं से हो जाती है वर्षा के द्वारा, या कहीं से बह करके पानी आ जाती है, तो उसमें कुछ दिनों के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि स्वतः मछली और मेढक चले आते हैं। इसी प्रकार कहा गया कि तालाब की कीचड़ और बालू से मछलियाँ उत्पन्न होती हैं। यद्यपि वर्तमान समय में यह संकल्पना हास्यास्पद होती है, परंतु इसका महत्व इस तथ्य में है कि लगभग 2000 वर्षों तक यह संकल्पना जीवन की उत्पत्ति के वाद विवाद के केंद्र में रही थी। इसके समर्थन और विरोध में अनेक प्रयोग भी किए गए हैं। अर्थात ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा, जो सिद्धांत दिया गया, वह कहीं तक सही भी पाया गया, जिससे कि कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया और फिर कुछ लोगों ने इसको सही नहीं माना, उन लोगों ने इसका विरोध भी किया। अब आइए आगे कहा गया है कि जैन बैप्टिस्ट वॉन हेलमोंट ने क्या कहा है। वॉन हेलमोंट ने स्वतः जननवाद के समर्थन में दो प्रयोग किया था। एक प्रयोग उन्होंने दर्शाया कि पसीने से भींगा कपड़ा तथा गेहूं की बालियों को एक साथ रखने पर 21 दिन में चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला एक्सपेरिमेंट हुआ निर्जीव वस्तु से सजीव वस्तु का कैसे उत्पन्न होना, सजीव जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में पहला प्रयोग उन्होंने बताया कि पसीने के कपड़े को, ध्यान से देखिए क्या कहा गया है कि यदि हम पसीने के भींगे हुए कपड़े तथा गेहूं की बालियों को एक साथ रखते हैं तो 21 दिन में चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। और इसी तरह दूसरा प्रयोग उन्होंने दर्शाया कि दो ईंट के बीच में तुलसी बेसिल है ना, तुलसी बेसिल रखे और उन्हें धूप में रहने से उनमें से कुछ बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कैसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया गया भींगे कपड़े को लेकर के और गेहूं के बालियों को रख देने से चूहे उत्पन्न हो जाते हैं, और दूसरा कहा गया है कि यहाँ दो ईंटों के बीच में तुलसी अर्थात बेसिल रखने पर धूप में रख दीजिए तो बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि दो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपको बताया गया है, जिसके तहत आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जीव की उत्पत्ति हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह था स्वतः जीव की उत्पत्ति, स्वतः जनन। अब दूसरा है कि जीव जननवाद। जीव जननवाद में क्या होता है, यह सिद्धांत स्वतः जननवाद के विरोध के विकास से हुआ है। अर्थात स्वतः जननवाद को आप विरोध करते हैं तो उसका एस्पेक्ट यह निकलता है कि जीव जननवाद। इस सिद्धांत के अनुसार सजीव पदार्थों की उत्पत्ति केवल सजीव पदार्थों से ही संभव है। निश्चित यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सजीव पदार्थों की उत्पत्ति केवल सजीव पदार्थों से ही संभव है, किसी निर्जीव पदार्थ से नहीं। यह संकल्पना 1858 में रुडोल्फ विर्चो ने प्रस्तुत किया था। यहाँ पर जो दूसरा सिद्धांत निकल के आया वह है कि जीव जनन की उत्पत्ति जो है कि सजीव जगत के माध्यम से होती है, निर्जीव जैसे नहीं हो सकती है। इसकी संकल्पना 1858 में जो हमारे मनोवैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो ने इसके ऊपर में दिया था। आइए इसी तरह एक और बात की पुष्टि कैसे होती है। तो 1964 में लुई पास्चर ने हंस की गर्दन अर्थात स्वयं की आकृति वाले फ्लास्क का निर्माण, इन फ्लास्क के वायु में प्रवेश कर सकती थी, परंतु धूल, जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म पदार्थों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब हुआ लुई पास्चर ने भी हंस के गर्दन की आकृति वाले फ्लास्क का निर्माण किया और इन फ्लास्कों में वायु तो प्रवेश कर सकती थी, परंतु धूल, जीव एवं अन्य पदार्थ नहीं प्रवेश कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुई पास्चर ने मांस के शोरबे को उबालकर उसे जीवाणु विहीन कर लिया था और उसे हंस की गर्दन की आकृति वाले फ्लास्कों में रख दिया था। पास्चर में कुछ फ्लास्कों का मुंह बंद कर दिया गया था तथा कुछ फ्लास्कों को खुला छोड़ दिया गया था। कुछ दिनों के पश्चात फ्लास्कों के परीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि फ्लास्क बंद थे और उसमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी।
परंतु जो फलश खुले हुए थे उसमें सजीवों की उत्पत्ति हो गई। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सजीवों की उत्पत्ति के लिए इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो देखा कि जो बंद थे उसके अंदर में जीव नहीं उत्पन्न हुए, परंतु जो खुली हुई थी उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार लुईस पास्चर ने यह निष्कर्ष निकाला कि सजीवों की उत्पत्ति केवल सजीवों से ही संभव है, निर्जीवों से नहीं। और इसी प्रकार उन्होंने इस प्रयोग में यह भी सिद्ध किया कि वायु जीवों के लिए वृद्धि नहीं करती, वायु जीवों की वृद्धि नहीं करती, वायु जीवों की वृद्धि नहीं करती। चलिए, तीसरा पॉइंट शुरू होता है ब्रह्मांडवाद, अर्थात कॉस्मोइक थ्योरी जिसको कहते हैं। जीवों की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक रिएक्टर ने वर्ष 1865 में ब्रह्मांडवाद प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर विद्यमान जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों से साधारण कणों और बीजाणुओं के रूप में पृथ्वी पर आई है। और वैज्ञानिक हेल्महोल्ट्ज ने वर्ष 1884 में यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर गिरते उल्कापिंडों के साथ जीव द्रव्य किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर पहुंचे। और नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन शास्त्री अर्हेनियस ने वर्ष 1980 में यह विचार प्रस्तुत किया कि जीव संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं तथा उनके जीवाणु एक स्थान से अन्य स्थानों तक स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जीवों की उत्पत्ति हुई, इस पर भी विचार किया गया। अर्थात यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, इस पर जो है कि धरती पर या किसी अन्य माध्यम से नहीं संभव है। आगे बढ़ते हैं कि चौथा पॉइंट कहा जा रहा है कि रासायनिक संश्लेषण तथा सिद्धांत अर्थात पदार्थवाद क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जीवों की उत्पत्ति के विषय में यह परिकल्पना रूसी जैव रसायनविद A.I. ओरेपिन ने वर्ष 1924 में प्रस्तुत किया था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक में ओपेरियन ने यह मत व्यक्त किया था कि जीवन की उत्पत्ति मूल अथवा आदि रस में कार्बन आधारित अणुओं के क्रमिक रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप हुई है। लगभग इसी समय एक अन्य ब्रिटिश जीव विज्ञानी J.B.S. हाल्डेन ने भी ओपेरियन पदार्थवाद के समान सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसलिए यह संकल्पना सामान्यतः ओपेरियन हेराल्ड संकल्पना कहा जाता है। और इस संकल्पना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1 में कहा गया है कि पृथ्वी का वातावरण अपने विकास के प्रारंभिक चरण में अपचायक था, अर्थात उसमें ऋण आवेश और अधिक था, अर्थात मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी। दूसरा है कि ऐसी स्थिति में ऊर्जा की किसी बाह्य स्रोत अर्थात पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण हुआ। तीसरा पॉइंट है कि सरल कार्बनिक यौगिकों के मध्य अभिक्रिया की श्रृंखला के परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ, जैसे अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, मीथेन, शर्करा इत्यादि का उत्पत्ति हुई। आगे कहा गया है कि चूंकि जीव द्रव्य के निर्माण में इन कार्बनिक यौगिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए ये यौगिक जीवन की उत्पत्ति का आधार बने हैं। अर्थात क्या हुआ कि ऊपर हम लोगों ने जो पढ़ा, जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ है, यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा, जो आप देख रहे हैं, ये कार्बनिक यौगिक जो आपको बताए गए हैं यहाँ पर, इन सभी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। इसी बात को लेकर कही जा रही है कि चूँकि जीव द्रव्य के निर्माण में इन कार्बनिक यौगिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए ये यौगिक जीवन की उत्पत्ति का आधार बने हैं। चलिए आगे है कि कार्बनिक यौगिकों के संयोजन में इन यौगिकों के बहुलकों का निर्माण हुआ है, जिसमें अर्थात इन ऊपर वाले यौगिकों को मिलाकर के शर्करा से मंड, ग्लाइकोजन से सेलुलस तथा पॉलीसरस्काइमा से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से वसा का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो रहा है और इस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हो रही है। चलिए अब जीवों की उत्पत्ति के चरण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जीवों की उत्पत्ति के चरण, जीवों की उत्पत्ति के कौन कौन से चरण हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो यह है कि ओपेरिन द्वारा प्रतिपादित जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न चरणों को
अध्ययन से सरलता के दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित किया जा सका है। जीवन की उत्पत्ति दो तरीके से हुई है, एक रासायनिक विकास के आधार पर और दूसरा है जैव विकास के आधार पर। तो रासायनिक विकास के आधार पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो रासायनिक विकास के आधार पर जीवन का जो विकास है उसे यहाँ पर दिखाया गया है कि 4 चरण में है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण है। पहला चरण में है कि साधारण अणुओं का निर्माण है, दूसरा चरण है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण है, तीसरा है जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण है और चौथा है अणुओं का क्रियाशील होना। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्या है पहला चरण जो है कि परमाणुओं का निर्माण, उसमें देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन जैसे हल्के परमाणुओं के परस्पर संयोग से जल, अमोनिया तथा मीथेन जैसे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ है। ध्यान से समझिएगा क्या कहा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन जैसे हल्के परमाणुओं के परस्पर संयोग से जल, अमोनिया और मीथेन का निर्माण हुआ है। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अपने इनिशियल क्लासेस में, अर्थात 6ठा, 7वां, 8वां में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9वां में, तो उसमें आपको दिखाया गया था कि कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी मिल करके कैसे जल का निर्माण करते हैं। अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जिसे हम H2O कहते हैं, अमोनिया जिसे NH3 कहते हैं, मीथेन जिसे CH4 कहते हैं। तो इन्हीं 4 तत्वों को मिला करके मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है कि जल, अमोनिया और मीथेन जैसे साधारण यौगिकों का निर्माण हुआ है। उसके बाद है कि प्रारंभ में पृथ्वी का तापमान अधिक होने के कारण यौगिक गैसीय अवस्था में ही रहते थे। कालांतर में पृथ्वी का तापमान कम होने के कारण गहरे बादलों का निर्माण हुआ और लगातार वर्षा के परिणाम स्वरूप भूमि जलमग्न हो गई और समुद्रों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार है कि वर्षा के कारण जलवायु में उपस्थित अमोनिया और मीथेन समुद्र के जल में घुल गए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी जीव की उत्पत्ति समुद्र में इन्हीं यौगिकों के संश्लेषण से हुई। अर्थात आपसे परीक्षा में अगर ऐसा पूछा जाता है कि जीवों का निर्माण कैसे हुआ, तो अमोनिया और मीथेन के संयोग से हुआ। ये था पहला चरण। दूसरे चरण में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दूसरा चरण में यह हुआ है कि कार्बनिक अणुओं का निर्माण। अब है कार्बनिक अणुओं का निर्माण कैसे हुआ। तो मीथेन के साथ कुछ अन्य कार्बनिक संयोग जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स व अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। इन कार्बनिक यौगिकों का प्रारंभिक समुद्र में हुआ है, जैसा कि ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा भी है कि इन कार्बनिक यौगिकों का प्रारंभ समुद्र में निर्माण हुआ। उन्होंने जीवों की उत्पत्ति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये विभिन्न प्रकार की शर्करा, ग्लिसरीन, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, पिरामिडिन और प्यूरिन का ये थे जो कि उनके संयोग से बना। और आगे क्या हुआ, सूर्य एवं आकाशीय विद्युत से प्राप्त ऊर्जा और परस्पर संघर्ष के कारण वायु में परमाणुओं के मध्य रासायनिक क्रिया हुई। इसके परिणाम स्वरूप अमोनिया और अन्य यौगिक का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार आपने देखा कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कैसे हुआ जिससे कि जीव की उत्पत्ति हो। तीसरा चरण क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। यह भी देख लीजिए कार्बनिक के बाद जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। विभिन्न अनुपात में शर्करा के अनुसार परस्पर संयोज से पॉलीसेराइड के नए अणुओं जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज आदि का निर्माण हुआ। इस निर्माण जीवों की उत्पत्ति एवं विकास में एक आवश्यक चरण है क्योंकि कोशिका भित्ति इन्हीं शर्कराओं से निर्मित होती है तथा स्टार्च और ग्लूकोज के जीवों की ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस प्रकार है कि अन्य रासायनिक क्रियाओं में ग्लिसरीन और वसीय अम्लों के संयोग से वसा अर्थात फैट, इसी प्रकार अमोनिया अम्ल में प्रोटीन का निर्माण हुआ है। जीव की उत्पत्ति में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है। जीव की उत्पत्ति में प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोटीन के अणु रासायनिक संरचना की दृष्टि से सबसे बड़े अणु माने जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटीन के सबसे बड़े अणु कौन है, तो उसका जो है प्रोटीन अपने आप में सबसे बड़ा अणु है। आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा अणु कौन है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सबसे बड़ा अणु कौन है, प्रोटीन है। क्योंकि कुछ प्रोटीन में 1 लाख से अधिक अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ आप देख लीजिए, आपसे पूछा जाता है कि परीक्षा में
जीवों की उत्पत्ति में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोटीन के अणु रासायनिक संरचना में सबसे बड़े अणु हैं, क्योंकि इसके एक प्रोटीन में लाखों अमीनो अम्ल की संयोजकता होती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जीव की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न घटनाएं क्रम धीरे धीरे बढ़ रही है। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, इसे ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें, जिससे कि आगे हम और भी कुछ इसमें सुधार करें, नई कुछ बातों को लेकर के आपके साथ उपस्थित हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि चौथा चरण जीव की उत्पत्ति से संबंधित, तो अणुओं की जो क्रियाशीलता है उस पर हम लोग बात करते हैं। मीथेन, अमोनिया और जल के अणुओं की क्रियाशीलता के कारण प्यूरिन, पिरिमिडीन का निर्माण हुआ। इनमें से कुछ का रासायनिक संयोजन शर्करा और फास्फोरस के साथ हुआ, जिससे कि प्यूरिन शर्करा, फॉस्फेट तथा पिरामिड न्यूक्लियाइड का निर्माण हुआ। सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड्स के रासायनिक संयोग के अत्यंत जटिल अणु बने, जिन्हें हम न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। यहाँ देखिए आपसे बात हो रही है कि न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। सैकड़ों हजारों न्यूक्लियस के रासायनिक संयोग से संयुक्त अत्यंत जटिल अणु बने, जिसे हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। समुद्र में जल की न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण जीवों की उत्पत्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसी प्रकार है पॉलीसैकेराइड, वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल में परस्पर रासायनिक क्रिया होती है और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। तो न्यूक्लिक प्रोटीन समुद्र के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में ठीक आपस में अणुओं का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात इन्हें स्वतः द्विगुण की क्षमता होती है। आगे के समुद्र में कार्बनिक पदार्थों की कमी होने से तथा भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के कारण न्यूक्लियोप्रोटिक्स के संगठन में कुछ परिवर्तन हुए और इस प्रकार के परिवर्तन के द्वारा न्यूक्लियोप्रोटिक्स का निर्माण हुआ और इस प्रक्रिया में जो न्यूक्लियोप्रोटिक्स प्रतिद्वंद्विता से अधिक सक्षम सिद्ध हुआ, उनकी संख्या बढ़ती गई और न्यूक्लियोप्रोटिक्स इस प्रतिद्वंद्विता में सफल नहीं हुआ, वे नष्ट हो गए। अर्थात सुटेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी कहने का मतलब, इन्वायरमेंट कहने का मतलब यह है कि जो हमारा पर्यावरण है, जो सुटेबल होता है, जो सक्षम होता है, उसे ही स्वीकार करती है, जो सक्षम नहीं होता है उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु और उसकी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार जो सूटेबल था वह आगे बढ़ा और सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में आज हमारे साथ है, जो सूटेबल नहीं होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब बात आ रही है, हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जैव विकास अर्थात ऑर्गेनिक डेवलपमेंट में कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। तो इस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं कि उत्परिवर्तन के कारण जो नए प्रोटीन उत्पन्न हुए। अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा कि प्रोटीन हमारी वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसी बात पर हो रही है कि उत्परिवर्तन के कारण जो नए प्रोटीन उत्पन्न हुए वे अत्यधिक चिपचिपे थे, इसलिए वे समूहों का निर्माण करने लगे। अनेकों न्यूक्लियोटिक प्रोटीन के समूह जल, खनिज, लवण तथा कार्बोहाइड्रेट तथा पौष्टिक पदार्थों की बूंद सदृश रचनाओं के आवरण से घिर गए और इस कोशिका का निर्माण पहला चरण हुआ। देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से पहले चरण में कोशिका का निर्माण हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के निर्माण में सबसे पहला जो स्टेप है वह होता है सेल। तो यही बात यहाँ पर हो रही है कि सेल का निर्माण कैसे हुआ। तो उत्परिवर्तन के कारण जो प्रोटीन उत्पन्न हुए वे अत्यधिक चिपचिपे थे और इसलिए वे समूहों का निर्माण करने लगे। न्यूक्लियो प्रोटीन के समूह में जल, खनिज, लवण तथा कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन पदार्थों की बूंद सदृश रचनाओं के आवरण से घिर गए और इस प्रकार पहली कोशिका का निर्माण हुआ। कोशिका के निर्माण के इस मत से वैज्ञानिकों का एक वर्ग सहमत नहीं है, जिसका मानना है कि न्यूक्लियो प्रोटीन अत्यधिक जटिल पदार्थ है जिसका निर्माण केवल जीवित कोशिकाओं में ही हो सकता है। इस कारण यह कहना कि न्यूक्लियो प्रोटीन पहले बने और बाद में कोशिका का निर्माण हुआ, यह अतार्किक है। ऐसा अनुमान है कि इस प्रकार की कोशिका का निर्माण लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व हुआ और दक्षिण अफ्रीका की 3 वर्ष प्राचीन है,
यूथेक्विटिरियम आइसोलेटम के जीवाश्म 3 अरब वर्ष प्राचीन है, जिससे जीव की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन प्रमाण पाया जाता है। यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा भी जाता है कि सबसे पुराना जीवाश्म जो कि जीव की उत्पत्ति का प्राप्त हुआ है वह कहाँ है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यह आपको जो सबसे पहले प्राप्त हुआ था वह दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त हुआ था। चलिए, उत्पत्ति के सिद्धांत पर हम लोग चर्चा करते हैं। उत्विकास की सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जीवों की उत्विकास के संबंध में दो प्रमुख सिद्धांत दिए गए। एक सिद्धांत था उपार्जित लक्षणों का वंशानुक्रम सिद्धांत, और दूसरा था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जिसे डार्विनवाद का सिद्धांत और लैमार्कवाद का भी सिद्धांत कहा जाता है। उपार्जित लक्षणों के वंशानुगत सिद्धांत, लैमार्कवाद का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत 1808 में फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी जेबी लैमार्क के द्वारा फिलोसफिक जियोलॉजी नामक एक पुस्तक में प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का जीवों की शारीरिक संरचना व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। परिवर्तित वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने के क्रम में जीवों द्वारा कुछ अंगों का प्रयोग अधिक किया जाता है एवं कुछ अंगों का प्रयोग कम किया जाता है, और इस कारण कुछ विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। जीवों की उपार्जित की गई विशेषताएं उनकी संतानों में हस्तांतरित हो जाती है। अगला है कि प्राकृतिक चयन में डार्विनवाद का सिद्धांत क्या था? ब्रिटिश प्रकृति वैज्ञानी चार्ल्स डार्विन ने 1809 से 1882 में इनकी उत्पत्ति हुई थी अपनी एक पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। यह ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में आपसे हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो आपको याद रखना होगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यह प्रश्न यह पूछता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनके द्वारा लिखी गई? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। मैं उद्विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिकीय सरल जीव में हुई है, अर्थात वर्तमान विश्व की सभी जीव प्रजातियां मूलतः एक दूसरे से संबंधित हैं। डार्विन यह मानते हैं कि जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है। डार्विन इस बात को मानते हैं कि जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है। जटिल जैविक संरचना वाले जीवों का विकास एक लंबे समय में अपेक्षाकृत सरल संरचना वाले जीवों से हुआ है। जीवों के विकास की प्रक्रिया में उनमें कुछ आनुवंशिक परिवर्तन होते रहे जो अगली पीढ़ी में परिलक्षित हो रहे, और यह प्रक्रिया ही जीव विकास का मुख्य सिद्धांत होती है। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे उसमें यह है कि सजीवों के प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं। तो सजीवों के प्रमुख गुण जो होते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, उसे हम कोशिकीय संगठन कहते हैं। दूसरा है उपचय होता है, उपापचय। तीसरा है वृद्धि और विकास, ठीक है। उसके बाद चौथा होता है प्रजनन। पांचवा है आनुवंशिकता। छठा है समस्थिति, और सातवां होता है संवेदनशीलता। तो अब इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके चर्चा कर रहे हैं, जिसमें है कि कोशिकीय संगठन किसे कहते हैं। कोशिकीय संगठन किसे कहते हैं? तो प्रत्येक जीव की शारीरिक संरचना कोशिकाओं से निर्मित होती है, अर्थात प्रत्येक जीव की शारीरिक संरचना कोशिकाओं से निर्मित होती है, और कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक कार्य को ही हम कोशिका संगठन कहते हैं। दूसरा, श्वसन किसे कहते हैं, अर्थात आपको यहाँ पर परिभाषा भी दी जा रही है और उसे व्याख्या भी की जा रही है। श्वसन किसे कहते हैं? तो श्वसन जीवों के सर्वप्रमुख लक्षण हैं। सजीव श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करके विभिन्न शारीरिक क्रियाओं हेतु कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का विघटन करते हैं तथा जैविक क्रिया हेतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसे ही हम लोग श्वसन कहते हैं। उपापचय किसे कहते हैं? तो जीवों के शरीर में कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार अर्थात जैव रासायनिक क्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं संपन्न होती है, जिसे हम उपापचय कहते हैं। ठीक से सुनिएगा फिर से। जीवों के शरीर में कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है, जिन्हें हम उपापचय कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? तो सभी जीव स्वपोषण और परपोषण के माध्यम से अपनी पोषण, अनुरक्षण तथा जैव क्रियाओं की पूर्ति हेतु
आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। पादप, शैवाल इत्यादि स्वपोषी सजीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं अपने भोजन का निर्माण करती है, जबकि सभी जंतु परपोषी होते हैं जो पोषण की प्राप्ति हेतु स्वपोषी एवं परपोषी जीवों पर निर्भर होती है। इसे हम पोषण कहते हैं। नेक्स्ट है प्रजनन। यदि कोई वस्तु सजीव है तो निश्चित ही वह प्रजनन में सक्षम होगी। यदि कोई वस्तु सजीव है तो निश्चित है वह प्रजनन में सक्षम होगी। सजीव लैंगिक अथवा अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से अपने समान जीवों को जन्म देती है और इस प्रकार की अपनी जाति में की निरंतर व अस्तित्व को बनाए रखती है। इसे ही हम लोग प्रजनन कहते हैं। छठा पॉइंट है आनुवंशिकता, अर्थात सजीवों की आनुवंशिकी सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है, जिसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। नेक्स्ट है समस्थिति। समस्थिति अर्थात सजीव अपने शरीर के आंतरिक वातावरण को अस्थिर बनाए रखते हैं। सजीव अपने शरीर के आंतरिक वातावरण को अस्थिर बनाए रखती है अर्थात वे अपने शरीर के तापमान और विभिन्न पदार्थों की मात्रा एवं संख्या को एक निश्चित सीमा में बनाए रखती है, जिसे हम समस्थिति कहते हैं। आठवां पॉइंट है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता किसे कहते हैं? तो सजीव बाह्य वातावरण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं और यह बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। इसे ही हम संवेदनशीलता कहते हैं। वेरी गुड। इस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं कि बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान किसे कहा गया है। तो जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क और ट्रेवीरेनस नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। आपसे पूछा जाएगा जीव विज्ञान क्या है, तो आप बताएंगे कि जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1808 में लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस नामक वैज्ञानिकों ने द्वारा किया गया था। उसके बाद बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के संयोग से बना है, जिसे बायोस अर्थात जीवन और लोगोस अर्थात अध्ययन। यह दो शब्दों से बना है, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो इन दोनों विषयों को मिलाकर के बायोलॉजी बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभी ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा कि बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ अर्थात जीवन और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी ऑफ दैट लाइफ अर्थात जीवन के बारे में अध्ययन को हम लोग जीव विज्ञान या जीवन का अध्ययन कहते हैं। मानव द्वारा स्वयं के हित के लिए जीवधारियों के अध्ययन को व्यवहारिक जीव विज्ञान अर्थात अप्लाइड बायोलॉजी तथा मात्र मानव के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली विभिन्न तरह की जिज्ञासा को शांत करने के लिए किए गए जीवधारियों के अध्ययन को सैद्धांतिक जीव विज्ञान अर्थात प्योर बायोलॉजी कहा जाता है। इस प्रकार आगे बढ़ता है कि इस प्रकार जीव विज्ञान की जीवन का अध्ययन है। जीव विज्ञान क्या है? जीवन का अध्ययन है। जीवन का वह विज्ञान होता है, विज्ञान की वह शाखा होती है। जीवन तथा जीवन की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होती है। जीवन अपने जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, जीवों की संरचना, जीवों के वर्गीकरण, आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए जीव विज्ञान को मुख्यतः दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? जीव विज्ञान के दो वर्गों में विभाजित किए गए हैं। एक है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में जंतु का अध्ययन, बायोलॉजी में जंतु विज्ञान के जो अध्ययन हुआ उसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। और वनस्पति विज्ञान जहाँ पेड़ पौधों का अध्ययन होता है उसके जनक थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आप इस बात को याद रखेंगे कि जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है तथा वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जंतु अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, सरीसृप आदि की शारीरिक संरचना, उद्भव, विकास, वर्गीकरण एवं उनके व्यवहार तथा वैश्विक वितरण आदि का अध्ययन शामिल है। दूसरा है यूनानी विद्वान अरस्तु का कहना था, जो कि 384 से 322 ईस्वी पूर्व हुए थे। जंतु विज्ञान के जनक भी इन्हें कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि अरस्तु ने
जीव विज्ञान पर विभिन्न पुस्तकें लिखी, जिनमें जंतु इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण है। ह्यूरिस्टिक एनिमल, इसमें लगभग 500 जंतुओं की शारीरिक संरचना, विशेषताएं, जनन एवं अन्य क्रियाओं के बारे में बताया गया है। उसके बाद है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बॉटनी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति के उद्भव, विकास, आकार की प्रजनन, वातावरणीय अनुकूलन तथा भौगोलिक वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि जीवों की उत्पत्ति तथा विज्ञान के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर चर्चा हुई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा यह दिया गया जो आपको आज का बायोलॉजी का टॉपिक है निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। आप इसको अपनी पढ़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा समझेंगे। बिहार एसएससी तथा सक्षमता परीक्षा के लिए बायोलॉजी का आज पहला टॉपिक था। हम लोग इसी तरह आगे आने वाले समय में और महत्वपूर्ण टॉपिक पर, विशेष करके अभी बायोलॉजी पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको अच्छी लगी हो। कहीं आपको यदि त्रुटि लगी हो, इसमें और सुधार की आवश्यकता हो, और यदि आपको कोई समस्या हो अपने विषयों में, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के निश्चित रूप से कमेंट करें अपने सुझाव। आपके सुझाव सभी काफ़ी सराहनीय है और उनका इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा यह प्रयास आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, कारगर सिद्ध होगा। और इसी शुभकामना के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात है। स्वस्थ रहें, मन लगा करके अपनी पढ़ाई को करते रहें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।